जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को जब से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है तब से इंडी गठबंधन में झगड़ा शुरू हो गया है, आपसी तनातनी शुरू हो गई है और शर्तें रखी जाने लगी हैं। डीएमके जो कि फंस चुकी है क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, तो डीएमके ने भी कांग्रेस के सामने एक शर्त रख दी है। उधर से ममता बनर्जी, वो तो पहले से ही तुनक मिजाज है कांग्रेस के लिए और उन्होंने भी एक कंडीशन रखी है। और वहीं यूबीटी और शरद पवार वो एनडीए के साथ ही आते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस को चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। कांग्रेस जो सोच रही थी कि अपने गठबंधन दल के नेता तो साथ होंगे ही, साथ ही एनडीए या फिर जो न्यूट्रल है, जो ना इंडी गठबंधन के साथ है, जो ना एनडीए के साथ है, उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे, तो कांग्रेस की ये योजना धराशायी हो गई है। बीजेपी को बहुमत से कहीं ज्यादा संख्या में यहां सपोर्ट मिलने वाला है। बीजेपी ने उम्मीदवार ऐसे उतारे सीपी राधाकृष्णन जिससे कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और इंडी गठबंधन की कई पार्टियां जो है वो मुश्किल में पड़ गई। सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है, तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्यादातर विवादों से नहीं जुड़े रहे और जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि डीएमके के नेता भी, स्टालिन के नेता भी उनकी तारीफ कर चुके हैं कि ये उनका कहना है कि वो एक गलत पार्टी में है लेकिन व्यक्ति अच्छे हैं। तो यानी कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी छवि सभी पार्टियों में अच्छी है और राज्यपाल के तौर पर महाराष्ट्र में है। तो ऐसे में सबसे बड़ी पहले मुसीबत आ गई डीएमके के लिए। डीएमके अब क्या करे, वो तमिल प्राइड की बात करती है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा क्षेत्रवाद फैलाते हैं और उसी की राजनीति करते हैं। तो अब आप अपने ही जाल में फंस गए हो और यहाँ पर ये डीएमके पूरा समर्थन कर रही है, सीपी राधाकृष्णन का बीजेपी समर्थन कर रही है। अगर आज डीएमके विरोध करती है तो तमिलनाडु में कल को ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा और इसी वजह से स्टालिन परेशान है। तो अब अपनी परेशानी उन्होंने कांग्रेस पर लाद दी है कि आप जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे अब तो भाई वो तमिलनाडु से ही होना चाहिए। इस तरह की खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स है कि कांग्रेस को कहा जा चुका है। अब यहाँ से ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की चिंता ये है कि बार बार कांग्रेस इस तरह के मुद्दों पर अपने नेता को आगे बढ़ा देती है, जैसे कि स्पीकर के तौर पर के सुरेश को बढ़ा दिया था। अब ममता बनर्जी ने कह दिया है कि गैर राजनीतिक उम्मीदवार होना चाहिए, टीएमसी की तरफ से आया है कि वो किसी पार्टी से ना हो। उनका कहना होता है कि आप समर्थन सबसे लेते हैं कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस समर्थन सबसे लेती है और जो अपने नेता है सिर्फ उनको आगे बढ़ाती है। आप स्पीकर के तौर पर हमारे नेता को क्यों नहीं लिया, या फिर उपराष्ट्रपति के तौर पर टीएमसी से कोई क्यों नहीं हो सकता, कहीं और से क्यों नहीं हो सकता। और जब बात देखिए तमिलनाडु से ही किसी को लेने की आएगी तो यहाँ पर फिर ये भी उठ सकता है कि भाई बंगाल से क्यों ना हो, हम समर्थन करेंगे। अगर डीएमके ये कहेगी कि तमिलनाडु से होगा तो ही समर्थन करेंगे, तो ममता बनर्जी भी कह सकती है कि हम तमिलनाडु वाले को क्यों करें, हम आप बंगाल से लाइए। तो ये कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या इस वक्त खड़ी हो गई है। वहीं देखिए अब महाराष्ट्र चलें तो महाराष्ट्र में जो अभी तक उद्धव ठाकरे से समर्थन मिल रहा था और शरद पवार से मिल रहा था, तो कांग्रेस के हाथ वो भी नहीं लगेगा। संजय राउत कह चुके हैं कि सीपी राधाकृष्णन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, कोई विवाद उनसे जुड़ा हुआ नहीं रहा है, मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। यानी कि शुभकामनाएं आ चुकी हैं यूबीटी की तरफ से, तो वहां से विरोध नहीं होने वाला है। इसी तरह से शरद पवार जो आजकल लगभग एनडीए के खेमे में है, भले ही वो एसआईआर के मुद्दे पर जा रहे हैं, लेकिन पिछले पहलगाम से लेकर वक्फ बोर्ड से लेकर इन सब मुद्दों पर दिख चुका है कि शरद पवार एनडीए की तरफ झुकाव रख रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी की भी समस्याएं चल रही हैं। अजीत पवार को लेकर विलय की चर्चा भी चल रही है जिसमें उन्हें एनडीए की समर्थन की जरूरत है, बीजेपी के समर्थन की जरूरत है। तो यहां से तो कांग्रेस का समर्थन चला गया महाराष्ट्र से। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर तेलुगु देशम पार्टी जो एनडीए का हिस्सा है साफ कह दिया, तुरंत ही आ गया बयान कि हम समर्थन करेंगे। अब वाईएसआरसीपी जो इंडी गठबंधन का भी हिस्सा नहीं है, एनडीए का भी नहीं है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, उनसे राजनाथ सिंह ने बात की, समर्थन देने के लिए समर्थन मांगा, तो उन्होंने भी सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन दे दिया है। अब वाईएसआरसीपी के 11 सांसद हैं, 7 उनके राज्यसभा में है, 4 लोकसभा में है और अभी 11 सांसद बीजेपी के खेमे में जाने वाले हैं। यही यूबीटी है, यूबीटी के पास भी 11 सांसद है और शरद पवार के पास भी करीब 8 सांसद है। तो ये तो पूरी ये टोली उठकर जा रही है एनडीए के पास। तो अब कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या खड़ी है कि कांग्रेस करे तो क्या करे, क्योंकि इन चुनाव में
विप भी जारी नहीं होता है, कांग्रेस ही अपनी पार्टी में विप जारी नहीं कर सकती। और यहाँ पर कांग्रेस के अपने नेता ही कांग्रेस को वोट दे दें, बड़े उसके लिए भी चुनौती है। शशि थरूर किस मूड में चल रहे हैं ये तो सबको पता है। बागी नेताओं की कमी नहीं है, मनीष तिवारी हैं, वो भी मुखर हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो कई नेता हैं जो राहुल गांधी से, कांग्रेस की रणनीति से परेशान हैं, और इसीलिए वो भी अच्छा मौका रहता है ये सबक सिखाने का कि अब कांग्रेस को इससे ज्यादा फजीहत क्या झेलनी पड़ेगी अगर चुनाव में उतरती है, कि बीजेपी बहुमत से भी ज्यादा बहुमत से उपराष्ट्रपति को जितवा पा रही है, और कांग्रेस की हालत खराब है कि जितना आप कहते हो इंडिया अलायंस में है उतने भी लोग आपके पक्ष में वोट न डालें, और बहुत संभव है कि ममता बनर्जी वॉकआउट कर दे। हो सकता है वो एनडीए को समर्थन डायरेक्ट ना करे लेकिन वॉकआउट कर दे। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई है, और उसमें भी एक और बड़ी चुनौती ये है कि सीपी राधाकृष्णन ओबीसी हैं, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, और कांग्रेस के लिए जो आजकल जाति जनगणना, राहुल गांधी जाति जनगणना कहते हैं, ओबीसी ओबीसी कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक ओबीसी उम्मीदवार का विरोध करेंगे, आप तो एक तरफ कहते हैं कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, कहीं पर भी नहीं मिलता है, मॉडलिंग में भी नहीं मिलता है, ये सारी बातें राहुल गांधी कह चुके हैं। तो जब सरकार में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, वो भी उपराष्ट्रपति जैसा पद मिल रहा है, तो क्या आप समर्थन नहीं करेंगे? पहले तो आप विरोध कर चुके, जब जगदीप धनखड़, वो भी ओबीसी से आते हैं, आपने समर्थन नहीं किया था, आपने मार्गरेट अल्वा को उतार दिया था। हालांकि मार्गरेट अल्वा के नाम पर ममता बनर्जी ही नाराज हो गई थी, क्योंकि उनका वही कहना था कि बार बार कांग्रेस अपने ही कैंडिडेट को आगे बढ़ाती है। लेकिन अब बात ओबीसी उम्मीदवार के तौर पर भी है, तो आप ये कांग्रेस के लिए भी मुसीबत है कि आपको सपोर्ट आप नहीं करते हो, तो ये मुद्दा उठेगा कि आपने एक ओबीसी उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारा है, तो यानी कि अब कांग्रेस को ऐसा उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा जो ओबीसी से आता हो या दलित समुदाय से आता हो, और उसमें भी अब अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी मांग हो गई है। तो कांग्रेस इस वक्त बड़ी मुसीबत में है कि उसको कितने वोट मिल पाएंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होगा जब एक गठबंधन की पार्टी ने दूसरी गठबंधन के लिए वोट दिया हो। जैसे कि प्रतिभा पाटिल के लिए वोट दिया था, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के लिए, जो यूबीटी है, उस वक्त तो शिवसेना थी क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा थी, फिर भी क्योंकि प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से आती हैं तो उन्होंने साथ दिया था कांग्रेस का। इसके अलावा जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया था, तब सपा और कांग्रेस ने साथ दिया था, क्योंकि एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्हें लेफ्ट और टीएमसी ने समर्थन दे दिया था। तो ये पहली बार नहीं होगा, इसमें पहले भी होता रहा है कि गठबंधन की पार्टियां दूसरे गठबंधन को वोट देती है, और इसी की चिंता है इस वक्त इंडी गठबंधन में कांग्रेस के अंदर। बाकी सबको इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि देखिए बाकी जो पार्टियां हैं वो सब छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों की पार्टी है, सपा है, राजद है, और यहाँ ममता बनर्जी है। अगर वो उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो उनका मुकाबला, उनकी तुलना नहीं होगी बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, ये तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो इतने इनके मान सम्मान की बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी खुद को पीएम इन वेटिंग कहते हैं। अगर आप बीजेपी के सामने उम्मीदवार नहीं उतारते हो तो ये आपके लिए पीछे हटने की जैसी बात होगी कि आपने हार मान ली, लड़ने से पहले ही हार मान ली। जैसे कि स्पीकर के चुनाव में इन्होंने ये वोटिंग चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने मना कर दिया। राहुल गांधी 20 मिनट रात में इनको समझाते रहे, फोन पर उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन ममता बनर्जी मानी नहीं। तो इन्होंने फिर ध्वनि मत से किया, ताकि संख्या सामने ना आए कि इंडी गठबंधन के पास में असल में कितने लोग हैं। और यहाँ भी अगर आप, अब यहाँ तो मतदान होगा ही होगा, अगर आप उम्मीदवार उतारते हो तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा देखने के लिए कि आपका कुनबा कितना है, उतना है जितना आप समझते हो, जितना प्रचारित करते हो, या फिर आपको समय पर वोट करने वाले लोग जो हैं वो गायब हो जाते हैं। और अगर आप उम्मीदवार नहीं उतारते हो कांग्रेस की तरफ से, तो फिर ये तो साफ है कि वो बीजेपी से उन्होंने हार मान ली है। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए बड़ी ही एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति बन गई है। इसीलिए कांग्रेस जो है सभी इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ बात कर रही है, लंबे समय से कोशिश कर रही है कि उसके लाए हुए किसी उम्मीदवार को समर्थन मिल जाए, पर बड़ा मुश्किल है। अभी तो यही तय नहीं कर पाए हैं कि चुनाव लड़ना भी है या नहीं, और अगर कोई उम्मीदवार उतारने की बात आती है तो वहां पर सहमति बनना बड़ा मुश्किल लग रहा है। 21 तारीख को अंतिम तारीख है नॉमिनेशन की, 25 तारीख को नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है, फिर 9 सितंबर को चुनाव होना है। लेकिन
यहाँ बीजेपी ने लगभग अपने लिए जीत सुनिश्चित कर ली है। सीपी राधाकृष्णन ऐसा नाम है जो बीजेपी के लिए जीत तो लेकर आएगा ही, लेकिन कुछ प्रतिद्वंदी पार्टियों के लिए बड़ा संकट भी बन जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।